द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट जापान। और यही सोच अब ताइवान में भी चल रही है। 1400 जापानीज कंपनियां हैं जो भारत में काम करती हैं, जिसमें 50% लगभग सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है। कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट तब होते हैं जब दोनों देशों को यह लगता है कि आपका दुश्मन शायद एक ही हो। भारत का बड़ा फायदा है, जापान अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर रहा है, जाहिर सी बात है। कई बार चाइना का ऐसे देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसके साथ भाइयों का बॉर्डर ही नहीं मिलता। अगर जापान एक सिंगल लैंडमास होता तब भी चाइना वायलेट करता। वही अमेरिका के साथ हुआ मिडिल ईस्ट में। और दोस्तों, जापान का आज गला जो सूख रहा है वो ईरान एक्सपीरियंस की वजह से सूख रहा है। ये जापान के अंदर एक फीलिंग आ गई है कि अगर हम ऐसे ही शांति प्रिय बनते रहे, अहिंसावादी बनते रहे, चीन खा जाएगा हमें। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर कोई भी भारत का डिग्निटरी जाता है तो चाइना को बड़ा ऑफेंसिव लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं बात कर रहा हूं 1945, 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जापान ने सरेंडर कर दिया सब कुछ, हिटलर मर गया, रैप्ड अप, एंड ऑफ स्टोरी। नेक्स्ट कौन है हमारा दुश्मन भाई? नेक्स्ट दुश्मन है यूएसएसआर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, भारत पहुंची हैं 3 दिन के दौरे के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान सनाए तकाइची। वो भारत क्यों आई हैं? एक तो दोस्तों वो है जो मीडिया आपको बता रहा है, और एक ये है जो असलियत है, जो जापान के गले की हड्डी है। कुछ प्रॉब्लम्स भारत के साथ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जापान के साथ हैं। क्या दोनों देश मिलकर अपनी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है जो मीडिया ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा है, मेनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू डिफेंस। चलिए बात करते हैं कि जापान की असली वो प्रॉब्लम क्या है, और जो पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ जियोपॉलिटिक्स में, उससे जापान का गला क्यों सूख गया है, भारत इसमें क्या कर सकता है। चलिए जानते हैं। यह खबर दोस्तों हमने रॉयटर्स से उठाई है। तो दोस्तों यहां पे है, वेडनेसडे को यह पहुंचती हैं सनाए तकाइची और प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग और बूस्टिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड डायलॉग, इन सब के बारे में बातचीत हो रही है। शी स्टिल इन इंडिया। यहां पे बात की है 61 बिलियन की। पिछले बार जब मोदी जी गए थे टोक्यो, तब जापान ने प्रॉमिस करा था कि भारत के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे 61 अरब डॉलर की। अब hold the 16th India-Japan Annual Summit, a mechanism under which the prime ministers of the two countries meet alternately. The summit will review progress across trade, technology. तो अब ये इंडिया जापान एनुअल समिट होगा, तो कभी भारत में होता है, कभी जापान में होता है, इस बार भारत में हो रहा है। और ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड पीपल टू पीपल टाइज के बारे में बातचीत यहां पे होगी। और ये बोला है कि अटेंड बिजनेस इवेंट्स विद एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज। 1400 जापानीज कंपनियां हैं जो भारत में काम करती हैं, जिसमें 50% लगभग सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है। तो जापान इज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, और 1400 कंपनियां आज की तारीख में जापानीज कंपनियां भारत में काम करती हैं। 50% और मोर देन 50% आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। दोस्तों, ये तो हो गया ऑन द फेस ऑफ इट क्या चल रहा है। ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये स्टोरी है। ऑन द फेस ऑफ इट ये बिजनेसमैन से बात करना, ये बात करना, इन्वेस्टमेंट के बारे में, हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन, फलाना, ऑल दीज। लेकिन वो बात क्या है जो जापान को परेशान कर रही है? वो प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों चलिए वो प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करता हूं। उसके पहले कुछ डेटा मैं आपको देता हूं, फिर मैं असली प्रॉब्लम पे आऊंगा। ये आर्टिकल है दोस्तों साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का। जापान इज शेयरिंग इट्स गार्डेड मोगामी वॉरशिप डिजाइन विद इंडिया। यह बात करता है कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स की, भारत और जापान के कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट तब होते हैं जब दोनों देशों को यह लगता है कि आपका दुश्मन शायद एक ही हो, या फिर आपका डिफेंस अलग अलग दुश्मनों से एक होना चाहिए। यानी कुछ तो ऐसा है ना, कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। भारत, देखिए भारत यहां पे, जापान वहां पे, ज्योग्राफिकल फासला बहुत है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग कि इनके कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं? आप बोलेंगे हजारों किलोमीटर दूर जापान है, इट्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, बिल्कुल हैं। अब ये देखिए साहब, मोगामी क्लास वॉरशिप्स, इनका पूरा डिजाइन और जिसको कहते हैं कि इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने की बात हो रही है। द मूव dovetails with New Delhi's drive to localize industrial and defense production, enhanced naval capabilities, will also allow India to become a security provider in the Indian Ocean. अच्छा, भारत का बड़ा फायदा है, जापान अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर रहा है, जाहिर सी बात है।
अब एक सवाल तो यह पूछे ना कि जापान ऐसा कर क्यों रहा है? जब भी कोई आपको बोले कि नहीं साहब हम आपको टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, तो आपके मन में ख्याल आता है कि आखिर क्यों? What is in it for Japan? Japan offered India its Mogami design plans and the option to build the frigates in Indian shipyards using Japanese materials, according to recent reports from local media and defense outlets. The warships each costing about 500 million. ये आधे अरब डॉलर की वॉरशिप है, एक सिंगल। और जापान ने बोला है कि ठीक है, पूरी टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे, इसमें यूज करे हुए मटेरियल हम आपको देंगे और भारत में ही बनाएंगे। ये बात हुई है। विल बी इक्विप्ड विथ एंटी शिप एंड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एंड टॉर्पीडोज। तो एंटी शिप यानी कि सामने से जहाज आ रहा है उसको मारना, एंटी एयरक्राफ्ट यानी कि अगर ऊपर से खतरा है, कोई एयरबॉर्न थ्रेट है, तो एरियल थ्रेट है, तो उसको कैसे एड्रेस करना है। तो इन दोनों को टैकल करने में ये स्टेल्थ जो है फ्रिगेट, ये सक्षम है। It is the first time Japan has offered such a major weapon system to India, signifying shift towards deeper defense industrial cooperation. ये है क्यों यार? ये हुआ क्यों है? आखिर जैसा मैंने बोला ना, जापान अच्छा ये ले लो, ये ले लो, ये कारण क्या है इसके पीछे? अब दोस्तों कारण पे आते हैं, आखिर क्यों? ये देखिए साहब, जापान सेज चाइनीज स्पाई प्लेन वायलेटेड इट्स एयर स्पेस। ये बात करते हैं हम 27 अगस्त 2024 की, और बीबीसी ने इसको कवर करा था। यहां पे चाइनीज स्पाई प्लेन एयर स्पेस में घुस जाता है जापान के। जापान ने अपने फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल करे उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। Y9 सर्वेलेंस प्लेन वायलेटेड द टेरिटोरियल एयर स्पेस ऑफ दांजो आइलैंड्स फॉर अबाउट 2 minutes एट 11:29 लोकल टाइम मंडे। अच्छा, एक तो यह बात है। दूसरी चीज यह है, जापान एंड चाइना एक्यूज ईच अदर ऑफ वायलेटिंग एयर स्पेस नियर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। ये 5 मई 2025 की, ये सारी पुरानी खबरें मैं आपको दे रहा हूं। और मैं पुरानी खबरें इसलिए दे रहा हूं कि हर एक चीज के पीछे, हर एक एक्शन के पीछे एक इतिहास होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, और दोनों समझना जरूरी है। ये इतिहास क्या है? इतिहास ये है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है। तो दोनों को एक ही स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। जापान एंड चाइना हैव एक्यूज्ड ईच अदर। अब बात यह है कि चाइना तो सब कुछ क्लेम करता है, वो जापान की टेरिटरी है, वो भी चाइना ने बोल दिया भाई साहब ये तो हमारी है। जब एक बार चाइना ने बोल दिया हमारी है, तो वहां पे अगर जापानी खुद की जो टेरिटरी है जापान की, उधर जापान जाता है, चाइना बोलेगा ये तो तुम हमारे देश में आ रहे हो, भागो पीछे। ये चाइना की टैक्टिक्स है दोस्तों। चाइना ऐसे हर एक देश के साथ करता है, भारत के साथ भी करता है। अब छोटी सी बात है, अरुणाचल प्रदेश, राइट? अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर कोई भी भारत का डिग्निटरी जाता है तो चाइना को बड़ा ऑफेंसिव लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। चाइना फिर तिलमिला जाता है, अरे भाई अरुणाचल भारत का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड ऑफ स्टोरी। चाइना का वहां पे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन चाइना ने कागजों में, अपने खुद के कागजों में साउथ टिबेट, साउथ टिबेट, साउथ टिबेट बोल बोल के गाना गा गा के बस अपने आप को कन्विंस कर लिया। तो ये जो प्रॉब्लम है बॉर्डर वाली, ये जो प्रॉब्लम है बॉर्डर वाली चाइना की, ये भारत के साथ सिर्फ नहीं है भाई, ये लगभग 1.5 दर्जन देशों के साथ है। नियरली 1.5 डजन कंट्रीज, 18, 20, 21 पता नहीं कितने देश हैं। चाइना का या तो लैंड बॉर्डर का डिस्प्यूट है या सी बॉर्डर का डिस्प्यूट है। कई बार चाइना का ऐसे देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसके साथ भाइयों का बॉर्डर ही नहीं मिलता। बॉर्डर नहीं है, डिस्प्यूट है, हाँ हमें चाहिए तुम्हारा इलाका। तो चाइना की जो पॉलिसी है दोस्तों, जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, ये ऐसी है। रशिया की भी जमीन चाहिए, भारत की भी जमीन चाहिए, जापान की भी चाहिए, इसकी भी चाहिए, उसकी, सबकी जमीन चाइना को चाहिए। ये देखिए साहब, चाइनीज एंड रशियन बॉम्बर्स एंड फाइटर जेट स्टेज जॉइंट पेट्रोल नियर जापान। ये जून 28, 2026 की बात है, यानी कि हार्डली 4-5 डेज पहले की बात है। यहां पे इन लोगों ने फिर से वायलेट करा। इस बार रशियन प्लेन्स भी थे और चाइनीज प्लेन्स भी एक साथ थे। अब जापान आप देख रहे हैं कि अलग अलग आइलैंड्स हैं, जुड़े हैं, कुछ अलग है, इस तरीके का जापान, मतलब एक सिंगुलर लैंड मास नहीं है जापान। जापान अलग अलग आइलैंड्स है, इसीलिए बहुत आसान हो जाता है चाइना को ये सब चीजें वायलेट करना, और चाइना करता भी है। अच्छा, अगर जापान एक सिंगल लैंड मास होता तब भी चाइना वायलेट करता। चाइना की आदत है आपको धक्का देता रहेगा, हल्का हल्का धक्का देता रहेगा, बिल्कुल हल्का। इसको चाइनीज कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। अगर आपने उनको जवाब नहीं दिया तो आपका इलाका घेर लेगा, फिर नेक्स्ट मूव। अब दोस्तों ये जो डॉट्स है ना, ये जो ब्लू डॉट्स हैं यहां पे, ये सब ये अमेरिकन बेसेस हैं। इनके पास कई सारे अमेरिकन बेसेस हैं, और ये दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। उनके पास 10 से ज्यादा बेसेस हैं, 10 से ज्यादा बेसेस हैं, अमेरिकन बेसेस,
जो कि जापान में है। और ये बेसिस बने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स ड्रॉप किए गए, उसके बाद जापान ने सरेंडर करा, फिर ओकिनावा में बेसिस, यू नो दैट कंप्लीट तामझाम। उस जमाने में थॉट प्रोसेस अलग था। उस जमाने में थॉट प्रोसेस ये था कि ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा 1945 में खत्म हो गया है, लेकिन जो हमारा असली दुश्मन है, अब जर्मनी, जापान तो ये सब सरेंडर हो गया, इटली विटली सब हार गए पूरा मामला। नेक्स्ट एनिमी इज द यूएसएसआर। मैं बात कर रहा हूं 1945, 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जापान ने सरेंडर कर दिया, सब कुछ, हिटलर मर गया, रैप्ड अप, एंड ऑफ स्टोरी। नेक्स्ट कौन है हमारा दुश्मन भाई? नेक्स्ट दुश्मन है यूएसएसआर। ये जो पूरा जापान के ऊपर अटैक हुआ है, इतने लाखों लोग मार दिए एटॉमिक बॉम्ब से, इसके पीछे दोस्तों यूएसएसआर का भी एडवांस एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो हिस्ट्री में कम डिस्कस किया जाता है। एनीवे, वो किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरे जापान में यूएस मिलिट्री बेसिस फैले हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात है क्वाड की। इशू ये है कि जापान वही असमंजस फेस कर रहा है जो नेटो फेस कर रहा है। ये बेसिस हैं किसके? ये बेसिस हैं साहब अमेरिका के। अब आप डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि हम क्यों पैसा खर्च करें, हम अलग जगह बेसिस। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। आपके बेसिस हैं, आपका हक है उनको हटाना या उनको वहां पे रखना। दैट इज योर राइट, वो अमेरिका का हक है। प्रॉब्लम तब आती है कि अमेरिकन पॉलिसी जो है फ्लिप फ्लॉप करती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अब ये देखिए इतने सालों से, आफ्टर 1945, more than 80 years, these bases have been there. At least some of the bases have been there for a long time. बाकी फिर बनते गए as time progressed, और bases इन लोगों ने खोले, right? लेकिन 1945 के बाद अमेरिकन प्रेजेंस जो है वो जापान में रहा है। अब इशू क्या हुआ इससे? इशू ये हुआ दोस्तों कि यहां पे इतने बेसिस हैं, राइट? जैसे डोनाल्ड ट्रंप नेटो से अपना हाथ खींच रहा है पीछे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से अपना हाथ पीछे खींच रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपना यूक्रेन से हाथ खींच रहा है पीछे, जापान को यह डर है कि यार हम क्वाड के हिस्से तो बन गए भाई, लेकिन इसका फायदा क्या होगा हमें? और इसका फायदा नुकसान जापान आज क्यों सोच रहा है? ये इसलिए सोच रहा है, इसके लिए पॉइंट 2 को आप रेफर करिए, द ईरान एक्सपीरियंस। ईरान एक्सपीरियंस में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। उसमें 3 चीजें हुई। पहली चीज, जब ईरान ने यूएस के बेसिस को अटैक किया, एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज एटलीस्ट 20 मिलिट्री बेसिस अक्रॉस द मिडिल ईस्ट ईरान ने तबाह कर दिए अमेरिकन के। जैसे यहां पे आप मिलिट्री बेसिस देख रहे हैं, वैसे मिडिल ईस्ट में भी मिलिट्री बेसिस हैं। कतर में हैं, सऊदी में हैं साहब, आपके बहरीन में हैं, आपके ओमान में हैं, यूएई में हैं, जॉर्डन में हैं, पूरे फैले हुए मिडिल ईस्ट में यूएस के बेसिस। अगर नीचे अफ्रीका चले जाइए, सबसे पहले तो जिबूटी है। बाबल मंदेब के बिल्कुल नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे, जस्ट बिलो बाबल मंदेब आपको जिबूटी दिख जाएगा। जिबूटी में यूएस का बेस है। तो उस पूरे इलाके में अगर आप ऊपर देखें, जिबूटी से ऊपर, इन द इंटायर पर्शियन गल्फ, इंटायर मिडिल ईस्ट, अमेरिका के बेस दुनिया भर के बेस, ऐसे बेस वही है वो यहां पे। जब लड़ाई होती है ईरान से, तो फिर अरब देशों को यह पता लगता है, अरब देशों को यह पता लगता है कि भाई साहब ये तो किसी काम के ही नहीं है। हमने अरबों डॉलर खर्च करे, हमने इनको जमीन दी, हमने इनकी फोर्सेस के लिए वेरियस यूएस प्रेसिडेंट्स को हमने खुश रखा, लेकिन जब मौका आया, आपने महंगी बंदूक ली, आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया उस बंदूक पे, आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको मेंटेन करा, इस उम्मीद में कि जिस दिन मेरे ऊपर खतरा होगा यह बंदूक चलेगी। या फिर वो इंश्योरेंस पॉलिसी, आप इसको बेहतर और समझा देता हूं मैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली, आपने बहुत बेहतरीन, बहुत मोटा प्रीमियम उसके लिए पे करा कि यार जिस दिन मैं बीमार होऊंगा ना, बस मैं बता दूंगा वहां पे अस्पताल में जाके कि मेरे पास ये पॉलिसी है और मुझे A1 ट्रीटमेंट मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा। अब हुआ यह कि आपने मोटा पैसा खर्च कर दिया, आपने पॉलिसी ले ली, आपने प्रीमियम मोटा दे दिया, और जिस दिन आप बीमार हुए और जिस अस्पताल में आपका इलाज हो रहा है, आप एडमिट हो गए, और वहां पे अस्पताल ने बोला कि भाई ऐसा है, ये जो पॉलिसी है ना, ये हमारे अस्पताल में नहीं चलती, कहीं और चलती होगी, हमें नहीं पता, हमारे यहां नहीं चलती, और आप फंस गए। आपने बोला मैंने मार्केट में तो बेस्ट पॉलिसी ली है। वही अमेरिका के साथ हुआ मिडिल ईस्ट में। और दोस्तों, जापान का आज गला जो सूख रहा है वो ईरान एक्सपीरियंस की वजह से सूख रहा है। पहले जो सूख रहा था चाइना की वजह से सूख रहा था, लेकिन अब उनको यह पता लग गया है कि जैसे मिडिल ईस्ट के देशों की रखवाली यूएस नहीं कर पाया, उसी प्रकार से यूएस हमारी भी रखवाली नहीं कर पाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट जापान। और यही सोच अब ताइवान में भी चल रही है।
ताइवान कहता है यार ये तो इनका तो मूड कुछ और हो जाएगा, कल ये बोल देंगे हमें लड़ना ही नहीं है। यही गाना आज की तारीख में इजराइल गा रहा है। इजराइल इज सिंगिंग द सेम सॉन्ग। इजराइल इज सेइंग कि बॉस एक बात बताओ, आपने बोला हमला करो, हमने आपसे बोला हमला करते हैं, दोनों ने बोला वेरी गुड, आपने हमला किया, कुछ दिन के बाद आपका मूड चेंज हो गया, आपने बोला यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा, मैं वापस जा रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? तो अमेरिका एक ऐसा देश, नोबडी इज रिलाइंग ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट्स अ फिकल फ्रेंड। कुछ नहीं पता कब इनका दिमाग पलटे, कब ये चले जाए। तो आज की तारीख में जापान के सामने दो सवाल हैं कि क्वाड जापान के लिए, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, क्वाड जापान के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, और दूसरी चीज ईरान का एक्सपीरियंस क्या सिखाता है आपको। व्हाट डज द ईरान एक्सपीरियंस टीच जापान? आपको खुद मजबूत होना है, आपको खुद अपनी सिक्योरिटी देखनी है। आप ये ब्लू डॉट्स के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जैसे ईरान ने मारे थे ड्रोन और अमेरिकन बेसिस तबाह कर दिए, कल अगर चाइना ड्रोन मार के सारे बेसिस तबाह कर देगा, ये तो बोलेंगे हमें पता ही नहीं। और आपको पता है अमेरिकन सोल्जर्स ने क्या किया? जब अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर बमबारी हुई, जब अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स गिरी, भाई लोगों ने अपना बेस छोड़ा, बोला धन्यवाद बहुत बहुत, और 5 स्टार होटल के अंदर चेक इन कर लिया उन लोगों ने। सिंपल सी बात है, अमेरिकन है यार, पैसे की कमी हो रही है कोई? दे चेक्ड इन साइड लग्जरी प्रॉपर्टीज, कहानी खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। वो होटल के अंदर चेक इन हो गए, अपने बेस छोड़ दिए अमेरिकन ने। अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं, 1.5 महीने पहले की बात, 2 महीने पहले की बात। सो दे चेक्ड इन टू होटल्स देयर। अब हमने लिया है अल जजीरा से। दोस्तों ये ध्यान से देखिएगा, जापान का माइंडसेट अब आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब जापान ने 45 में सरेंडर किया था, तो सरेंडर करने के बाद जापान को यह बोला गया था कि आपके पास जो फौज होगी ना, वो डिफेंस पर्पसेस के लिए होगी, आप अपनी एक रेगुलर फौज नहीं रख सकते। राइट? आप एक अपनी रेगुलर फौज नहीं आप किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि जापान का पास्ट रहा है, बड़ा वायलेंट रहा है। जापान ने चाइना को खदेड़ा, जापान ने पता नहीं किस किस को नहीं खदेड़ा, पर्ल हार्बर में ये वो दुनिया भर की चीजें जापान ने करी। जापान बहुत अग्रेसिव मुल्क है। आज की तारीख में जो जापान जाते हैं ना कि सब कुछ शान शान तक वाइट है, जापान वॉज टेरिफाइंगली वायलेंट एट वन पॉइंट इन टाइम, सो वॉज एवरीबडी एल्स, बट जापान तो इट वॉज वेरी अग्रेसिव एट वन पॉइंट इन टाइम। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, जिनका आप नाम सुनते हैं, ये जापानीज कामेकाजी फाइटर पायलट्स होते थे जो सुसाइड अटैक करते थे। सुसाइड अटैक, उनके प्लेन थे, प्लेन के आगे वो एक्सप्लोजिव रखते थे, और जब उनको ये पता लगता था कि हमें गोली लग गई है और अब हम नहीं बच पाएंगे, तो अमेरिकन शिप्स थे जो पैसिफिक में जो अमेरिकन शिप्स चलते थे, उसके ऊपर खुद को मार देते थे मिसाइल की तरह। यानी कि पायलट ने अपने आप को और अपने प्लेन को एक मिसाइल बनाया और सीधा। उसी प्रकार से इन लोगों ने इसी प्रकार से कामेकाजी टाइप की सबमरीन्स बना रखी थी, छोटी छोटी, जिसमें 1 या 2 बंदे होते थे। एक बंदा होता था, उसके पास एक्सप्लोजिव, वो नीचे धीरे धीरे चल रहा है, जहां पे उसने जहाज देखा खट से मारा और खुद भी चला गया। रे ये सब करते थे। वो जो प्लेन था ना, उसका नाम था जीरो, ZERO, जीरो, शून्य, जीरो। और जीरो बनाने वाली कंपनी थी मित्सुबिशी। नाम सुना है आपने? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द नेम मित्सुबिशी। जो गाड़ियां बनाता है, वॉशिंग मशीन बनाता है, वो एक जमाने में फाइटर प्लेन बनाता था। और जापान की आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका आपने नाम सुना है, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं, वो एक जमाने में सबके सब हथियार बनाते थे। मैं आपको एक पास्ट बता रहा हूं, 1945 के बाद जापान बिल्कुल एक शांति प्रिय नेशन बन गया। उन्होंने बोला कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, बहुत हुआ। जापान ने खुद बोल दिया वी आर नॉट इंटरेस्टेड, अब नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपनी सोसाइटी वैसी कर दी। हुआ क्या, चाइना ने छेड़ के ये काम करा है कि जापान ने 9 ट्रिलियन येन, $58 बिलियन फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर अपना डिफेंस बजट बढ़ा के रख दिया। अब आपको गेम समझ में आ रहा है दोस्तों? अब पूरा गेम समझ में आ रहा है ना? यह जापान ने कर दिया $58 बिलियन। द प्लान स्टिल रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल बाय मार्च एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर 122.3 ट्रिलियन येन national budget for the fiscal year beginning in 2026. The increase marks the 4th year of Japan's 5-year effort to increase defense outlays to 2% of the gross domestic product. The spending increase comes as Tokyo voices growing concerns over China. Prime Minister Sane Takehashi said in November that Japan's military could become involved if China were to take action against Taiwan, the self-governing island claimed by Beijing. Comments that caused outrage in Beijing, which hit back with diplomatic and economic measures against Japan. तो यहां पे जापान और चाइना की हिस्ट्री है दोस्तों। आप कभी भी पुरानी या कुंफू पिक्चरें देखना, किसकी? चाइनीज की। आप कभी भी चाइनीज मूवी देखना, उसमें एक जापानीज विलेन होगा। कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो जापानीज विलेन होगा, जो कि जापानीज आर्मी की, जो इंपीरियल आर्मी जो जापान की थी, उसकी यूनिफॉर्म पहन रहा है और ये कुंफू शुंफू कर रहा है। ये इट इज कल्चरल। तो अब देखिएगा ये हो रहा है। अब ये देखिए जापान का ना,
2015 में आप ये देखिए किस तरीके से यहां से बजट इंक्रीज हुआ है। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, दिस हैज रीच्ड $58 बिलियन। आपने जापान की मिलिट्री के बारे में कोई कहानी सुनी आज तक कि जापान ने ये लड़ाई लड़ी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की बात नहीं कर रहा, आप सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। और जापान कोई ज्यादा बड़ा देश नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जापान की ऐसा इतिहास नहीं रहा है एटलीस्ट फॉर द लास्ट 80 ईयर्स की जापान ने किसी को मारा हो, कुछ करा हो ना। वेरी 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 पीसफुल नेशन, वेरी पीसफुल, वेरी काम, वेरी क्वाइट, कुछ नहीं। अब इससे एक सवाल बनता है यार, और सवाल यह है कि जापान का डिफेंस बजट इजराइल से ज्यादा कैसे है? यह कमाल कैसे हो गया भाई? इजराइल जो कि 24 घंटे इजराइल किसी ना किसी लड़ाई में लगा रहता है, कभी लेबनान में हो रहा है, कभी गाजा में हो रहा है, कभी ईरान के खिलाफ हो रहा है, कभी फलाना ढिमका। इजराइल आज की तारीख में भी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है ना। उसका इतना डिफेंस बजट नहीं है जितना जापान ने कर दिया। और जापान का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है दोस्तों, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है। आप कावासाकी ले लो, होंडा ले लो, यामाहा ले लो, सोनी ले लो, मित्सुबिशी ले लो, ऐसे 50 नाम है जिनके प्रोडक्ट्स आपने घर में इस्तेमाल करे होंगे। ये जापानीज प्रोडक्ट्स हैं, ये जापानीज ब्रांड्स हैं, एंड दीज आर ग्लोबल ब्रांड। तो जापान में ऐसे बड़े दर्जनों ब्रांड हैं दोस्तों। तो इंडस्ट्रियल बेस जापान का छोटा नहीं है। जापान कैन अफोर्ड दिस। और मैं आपको एक और आज एक भविष्यवाणी करके बताऊंगा। जापान का जो बजट है, जापान का जो बजट है, आप देख लेना 10 साल के अंदर ना वो 80-85 अरब डॉलर हो गया, फिर आप मुझसे कहना ये 4-5 साल के अंदर ले जाएंगे इसको 80-85 अरब डॉलर तक। ये जापान के अंदर एक फीलिंग आ गई है कि अगर हम ऐसे ही शांति प्रिय बनते रहे, अहिंसावादी बनते रहे, चीन खा जाएगा हमें। अब आप समझ में आ रहा है आपको कि वो जो पूरा अपने पानी के जहाज का और फ्रिगेट का या मिसाइल बोट है, वो उसके अंदर हम सारा मटेरियल देंगे भारत के साथ। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों। जापान कैन नॉट रिलाई ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जापान को पता है कि क्वाड से कुछ होने जाने वाला ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फंस गए तो क्वाड आ जाएगा लड़ने के लिए। क्वाड में कौन है? भारत। भारत तो है क्वाड के अंदर। अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। भाई जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करा तो भारत ने खुद ही लड़ा ना। ऐसा तो नहीं अमेरिका आ गया था बीच में लड़ने के लिए। या फिर जब चाइना के साथ प्रॉब्लम हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो क्या अमेरिका आ गया था, जापान, ऑस्ट्रेलिया आ गए थे कि चलो 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 सब लोग लद्दाख चलते हैं और ठोकते हैं चाइना को? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सब देश अपनी लड़ाई अलग लड़ते हैं, सबके अपने इंटरेस्ट हैं। और जापान को यह बात, जापान इससे भली भांति परिचित है। उसको पता है कि भाई मुझे मेरी लड़ाई अकेले लड़नी है। तो दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है, इसमें इंफॉर्मेशन भी है और भविष्यवाणी भी है। राइट? इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट सोर इन अ डेकेड, अ 56-fold जंप इन 10 years। 56 गुना बढ़ गया भारत का जो एक्सपोर्ट है। ये 2013-14 में 686 करोड़ था, जो कि 2025-26 में 38,424 करोड़ हो गया। यानी कि 56 गुना बढ़ा है भारत का जो एक्सपोर्ट है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इसकी 62.66%। आप देख सकते हैं, फिनोमिनल है। डिफेंस पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर एटसेट्रा। इंडियन वेपन्स, ग्लोबल रीच। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस दी 3 बैटरी, ठीक है। वियतनाम को ब्रह्मोस कोस्टल डिफेंस मिसाइल बैटरीज, ये $629 मिलियन की डील है। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस डील इन फाइनल स्टेजेस है। आर्मीनिया को, साइप्रस को, यूएई को। भारत, अच्छा यहां पे इंटरेस्ट एंगेजमेंट रिपोर्टेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, थाईलैंड, ब्राजील, चिली। ये सारी की सारी चीजें, इन देशों से बात चल रही है, ठीक है ना। और यहां पे जो बड़े वेपन्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़े वेपन्स हैं जो लोग चाह रहे हैं भारत से, वो ब्रह्मोस, ऑब्वियसली ब्रह्मोस चाह रहे हैं। ये 155 mm बाय 52 कैलिबर होविट्जर, ये चाह रहे हैं एटैग्स और पिनाका। इसके अलावा आकाश तीर, इसके अलावा भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो चाह रहे हैं। दोस्तों जो जापान ने दिया है ना भारत को, शिप की टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा है कि हम आपको इसके मटेरियल भी देंगे, हम टेक्नोलॉजी भी देंगे, हम सॉफ्टवेयर भी देंगे, हार्डवेयर भी देंगे, भारत में बनाएंगे भी। भारत भी करेगा जापान के साथ। अब आप देखना कुछ समय के बाद हो सकता है आपको ये पता लगे कि अगर रशिया ब्रह्मोस मना कर देता है भारत को कि नहीं यार आप जापान को ब्रह्मोस मत दो, भारत अपनी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो भारत ने बनाई दी है, और भारत ने ग्रीस को भी दी है, आपने सुना होगा कि भारत ने ग्रीस को भी दी है लॉन्ग रेंज, वो ब्रह्मोस से भी तेज और ब्रह्मोस से भी आगे मारती है वो मिसाइल। भारत कई लेवल्स पे जापान की मदद करेगा। और इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए साहब, फिलीपींस की चाइना के साथ प्रॉब्लम है, वियतनाम की चाइना के साथ प्रॉब्लम है, इंडोनेशिया की प्रॉब्लम है चाइना के साथ, राइट।
और इसमें जापान भी शामिल हो गया। यानी कि भारत जो है, जो भी चाइना का दुश्मन है, या जिसकी दुश्मन भी ना कहिए, जो मरता क्या ना करता वाले स्टेज में है कि यार चाइना खा जाएगा, चाइना को हमारी जमीन चाहिए, हमारे समुद्र चाहिए, भारत उनको आर्म कर रहा है। ये तीन है। बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा, जापान का भी नाम इस सूची में जुड़ जाएगा। आपको यह पता लग जाएगा कि भारत जो है, इट इज गिविंग एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स टू जापान। ये होने वाला है, कुछ समय की बात है दोस्तों। आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।